देश के किसान भाइयों ने ये मान लिया है कि रासायनिक उर्वरकों के बिना फसल का उत्पादन नहीं हो सकता। अब ये मान लिया गया है, उनको मनवाने पर बाध्य कर दिया गया है, वो बात अलग की है। इसी प्रकार जब फसलों में कोई इंसेक्ट आएगा तो किसानों ने मान लिया है कि अब हमें इंसेक्टिसाइड डालना पड़ेगा। कोई बीमारी आएगी तो उन्होंने मान लिया है कि अब हमको फफूंदनाशक दवा डालनी ही पड़ेगी। और थोड़ा सा चूँकि पशुपालन किसान ने कम कर दिया और हमारी मुख्य फसल में कोई वीड्स खरपतवार उगते हैं, तो पहले के ज़माने में जब हम खरपतवार खेत में होते थे मेरी मुख्य फसल में, तो हम उखाड़ करके और पशुओं को खिला देते थे। पशुओं का दूध भी बढ़ जाता था और खरपतवार की समस्या भी कम हो जाती थी। लेकिन पशुपालन के कम हो जाने के कारण और गांव से जो भूमिहीन कृषक परिवार थे उनके दूसरे शहरों में बस जाने से अब ये भी मान लिया है कि कोई फसल बोएंगे तो उसमें खरपतवार उगेंगे और खरपतवारों की समस्या के समाधान के लिए हमें वीडीसाइड डालने पड़ेंगे। इधर देश की नीतियां प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं कि किसानों को अब प्राकृतिक खेती की ओर वापस लाया जाए। क्यों? क्योंकि रासायनिक युग के जो 50-60 साल का युग है रासायनिक खेती का, उसके दुष्परिणाम सबने देख लिए और दुष्परिणाम बड़े भयावह हैं। हर साल हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं। जो 90% लघु सीमांत और मध्यम श्रेणी के किसान हैं देश के, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। जिनके पास ट्रैक्टर अपना नहीं है, ट्यूबवेल अपना नहीं है और बैल आधारित खेती बंद हो चुकी है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तो तय है कि हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना पड़ेगा, लेकिन किसान असमंजस में है और प्राकृतिक खेती वो समझ नहीं पा रहा कि क्या किया जाए ताकि हम रासायनिक उर्वरकों से और फसल सुरक्षा रसायनों से मुक्ति पा सकें। तो इस विषय पर जो मेरा मानना है कि 17वीं शताब्दी में, मैं बार बार कहता हूँ, मेरी सारी वीडियो में 2-4 बातें बिल्कुल आती हैं कि 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश था और दुनिया का कुल 34% खाद्यान्न भारत ही पैदा करता था। आज खाद्यान्न उत्पादन में मैं आत्मनिर्भर हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न है और मैं निर्यात भी करता हूँ। इसके बावजूद किसान संकट में है और किसी भी चेहरे पर मुस्कान नहीं है। तो मित्र, प्राकृतिक खेती के बारे में आज की तारीख में बहुत सारे लोग, आप सोशल मीडिया में जाएंगे तो नाना प्रकार की बातें हैं और कई बार लगता है कि प्राकृतिक खेती के नाम पर भी लोग किसानों को गुमराह करते हैं। आप सोशल मीडिया में देख सकते हो। मैं क्या कहता हूँ देश के सभी किसान भाइयों से कि प्राकृतिक खेती का सिंपल सा सिद्धांत है, बिल्कुल सरल विज्ञान है, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना। और अगर कोई प्रकृति की व्यवस्था आपकी खेती में बाधक है तो उस व्यवस्था को ठीक करना। तो प्राकृतिक खेती में किसान को कुछ भी खरीदना नहीं है। भले ये समझिए कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, यानी सब कुछ हमारे खेत और गांव में ही है। जैसे अगर किसान अपनी नीम की निमौली जो गिरती है उनको झाड़ करके इकट्ठा कर ले और उनका खेती में उपयोग करे तो उसको नीम ऑयल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी निमौली को फेंक देंगे, फिर नीम ऑयल खरीदेंगे। हम अपने फसलों के अवशेष को जला देंगे, फेंक देंगे, बेच देंगे, फिर जैविक खाद खरीदेंगे। हम अपनी ज़मीन में जो पाए जाने वाले नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको इंसेक्टिसाइड डाल करके मार डालेंगे,
फिर बाज़ार में बिकने वाले नाइट्रोजन घोलक, पोटास घोलक, जिंक घोलक, कंसोर्स या ऐसे पदार्थ खरीदेंगे। तो किसान की आदत बन गई कि उसे कुछ ना कुछ खरीदना है, और लोग भी चाहते हैं कि किसान कुछ ना कुछ हमसे खरीदे। ऐसा कुछ एक बना दिया सिस्टम। तो इस खरीदने और बेचने के सिस्टम में क्या है, व्यापारी तो फायदे में, किसान घाटे में। तो मैं जो प्राकृतिक खेती बताता हूँ लोगों को, प्राकृतिक खेती का सबसे पहला सिद्धांत है ज़मीन। कई वीडियो मैंने बनाई जिसमें ह्यूमस की बात की, सॉइल की फर्टिलिटी की बात की। इसको मैंने माँ कहा, और अक्सर कहता हूँ कि अगर इस धरती माता का वैभव ठीक हो गया, यानी ज़मीन जो आपका 5 एकड़ का, 10 एकड़ का भूमि का टुकड़ा है, अगर उसकी फर्टिलिटी सही हो जाए, मतलब माँ का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो फिर आप गेहूँ बोएं, चना बोएं, धान लगाएं, गन्ना लगाएं, आलू लगाएं, वो फसल को पाल लेगी। और जब माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा, फसल को पोषण सही मिलेगा, तो माँ का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो क्या करना है, सबसे पहला काम है ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाना। और ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जब भी मैं बात करता हूँ, देखिए मेरे नीचे ये आसपास ये मेरा छोटा सा फार्म हाउस है, आप देख रहे होंगे। कैमरामैन से कहेंगे दिखा दें ज़रा वो ग्रासेस। ये मेरे खेत में कितनी घासें खड़ी हैं, और मैं इनको कभी वीडीसाइड डाल के नहीं मारता हूँ। बहुत सारा ये बायोमास है। अब अगर मैं ये वीडीसाइड डाल के पहले मार देता, ये बायोमास, यहीं से माता रीजनरेट होती है। अगर ये नहीं है हाथ में, ये नहीं है खेत में, तो आपने तो वीडीसाइड डाल के मार दिया, सॉइल में कोई ऑर्गेनिक मैटर गिरा नहीं, फसल तो आप काट के घर ले आए, अनाज मंडी में बेच दिया, कुछ खा लिया, और जो फसलों के अवशेष थे वो मेड़ पर इकट्ठा कर दिए, खलिहान में जला दिया, या बेच दिया, या लोग उठा ले गए। खेत से लाए थे हम कुछ, और खेत को लौटाया नहीं। तो देखिए ये घास, ढेर सारी घास है जो हम वीडीसाइड डाल के मार देते हैं। तो पहला तो सूत्र ये है कि हमें वीडीसाइड का प्रयोग नहीं करना। अब कई किसानों के कई प्रश्न हैं कि साहब फिर खरपतवार का क्या करेंगे, मेरी फसल को खरपतवार चढ़ जाएंगे और मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तो यही तो हमारा मैनेजमेंट है। हम लाइन सोइंग करें ना, फिर हैंड हो चला के खरपतवार को नष्ट करें ना। हम अगर पशु पालते हैं, ये घास उठाएंगे, ये घास मेरी भैंस खा लेगी, गाय खा लेगी, दूध देगी, तो हमें गाय भैंस तो पालनी नहीं है। तो ये घास हमारे खेत में रहेगी, और जब ये रहेगी तो बाद में देखिए ये जब सूखेगी तो ऐसी हो जाएगी, सूखने के बाद ऐसी हो जाएगी, और कुछ दिन के बाद बरसात जब आएगी तो इस तरीके का पदार्थ बन जाएगा। अब ये ह्यूमस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, और कुछ दिन के बाद ये जो पदार्थ है, ये ब्लैक कलर का, ये मिट्टी के साथ मिल करके और ये इस कलर का आ जाएगा। तो मैं जो कहता हूँ कि धरती का भोजन है कार्बनिक पदार्थ, और कार्बन इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। खेती के विषय पर वैसे तो इंसानी दुनिया में कार्बन का बहुत बड़ा रोल है। कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। जैसे मैं विनोद कुमार सचान बैठा हूँ, हमारे अंदर पानी है, इस शरीर के अंदर पानी है, ऑक्सीजन है, और आकाश है, और एनर्जी है, सूर्य की ऊष्मा है, एनर्जी। लेकिन ये पानी, ऑक्सीजन, एनर्जी और आकाश क्लब है कार्बन के साथ,
तो मैं जब जला दिया जाऊंगा, अगर 100 दाग ग्रह में बिजली वाले में मैं जला दिया जाऊं मरने के बाद, तो 1.5-2 किलो, 3 किलो, 2.5 किलो ऐश निकलेगी, कार्बन। ऐसे ही सॉइल में मित्र, सॉइल में एनर्जी अग्नि का होना, सॉइल में आकाश का होना, सॉइल में पानी का होना, सॉइल में ऑक्सीजन का होना, चूँकि फसलों की जड़ें भी श्वसन क्रिया करती हैं। तो सॉइल में मेरे जो है मेरी सॉइल है, इसको कहते हैं लिविंग पिंड, जिंदा पिंड है एक। तो सॉइल में अगर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पानी भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, वायु आकाश भी होगा और अग्नि भी होगी। और अगर कार्बन नहीं है तो पानी कम होगा, ऑक्सीजन कम होगी, आकाश कम होगी, अग्नि कम होगी। सीधा सीधा नियम है। तो हमें पहला काम करना है कि खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना है। कार्बन की मात्रा को बढ़ाने का सीधा सीधा नियम है कि या तो खरीफ में आप खरपतवारों को खूब उगने दें, और जब प्रचुर मात्रा में खरपतवार 2-2, 3-3 फुट के हो जाएं तब उनको पलट देंगे, तो ये कार्बनिक पदार्थ ज़मीन में मिल गया। अब इसी के साथ सूक्ष्म जीव जो आजकल आप देख रहे हैं, जीवामृत, देश के लगभग 25-30% किसानों ने जीवामृत का नाम सुन लिया है, और 5-10% लोग जीवामृत बना करके फेल भी हो गए। मतलब तथाकथित जो जीवामृत का विज्ञान है ना, वो बनाए लोगों ने, बनाने के बाद खेती में प्रयोग किया, और प्रयोग करने के बाद 2-3 साल के बाद उसको बंद कर दिया, फिर यूरिया DAP पे लौट गए। क्यों? क्योंकि ये जो खेती का समग्र विज्ञान है ना, वो अभी जीवामृत समग्र विज्ञान नहीं है। अब जैसे सपोज ये कार्बनिक पदार्थ हमारे खेत में ना हो, और मैंने जीवाणुओं का कल्चर ज़मीन में डाला, और ये नहीं है, तो जीवाणुओं का ये भोजन है। लेकिन ये भोजन ऐसे नहीं है, ये जब स्लोली डिकम्पोज होगा, ये पदार्थ जब टूटेगा और कार्बन में कन्वर्ट होने को होगा, तब इसमें मॉइस्चर आएगा, इसमें ऑक्सीजन आएगी, इसमें एनर्जी पैदा होगी, तब जाकर के माइक्रोब्स अपना फंक्शन कर पाएंगे। और फसलों का जो भोजन है ना मित्र, वो मरे हुए जीव ही हैं। कहते हैं ना जीवांश, वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। खेत में जितना ज़्यादा कार्बनिक अवशिष्ट होगा, जितने ज़्यादा जीवाणु होंगे, उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ वो जीवाणु अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, और पीछे से उनकी जो सेल हैं वो ब्लास्ट होती जाएंगी, और जो सेल ब्लास्ट होती जाएंगी वही फसलों का भोजन है। अब जीवाणु कम है या जीवाणु है नहीं, और ये बायोमास है नहीं। जीवामृत हम 3 साल से डाल रहे हैं, लेकिन बायोमास डाल ही नहीं रहे हैं, तो ये पूरा काम हो नहीं पाता। अगर मैं सॉइल को मजबूत कर दूं, जैसे मैं जहाँ पर बैठा हूँ, ये 13 साल पहले जब ज़मीन ली थी तो इसमें जीवांश कार्बन या ह्यूमस की मात्रा मात्र 0.2% थी। आज 13 साल के बीतने के बाद अब इसमें ह्यूमस की मात्रा लगभग 1% पहुँच चुकी है। और आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा ये मेरा पपीता दिखा दें, ये पीछे सब्जी की खड़ी हुई हैं फसलें। आप देखेंगे मित्र, ये पपीते का पेड़ मैंने सिर्फ लगाया था, और इसमें बीमारी लग जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कीड़ा तो यहाँ कोई लगता ही नहीं है। हमारे इस खेत में कोई भी बीमारी और कोई भी कीड़ा लगता नहीं है। कुछ छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो कभी कभी पत्तियों को कुछ छेद कर देते हैं, और कई सारे 14 प्रांतों के कई सारे किसान यहाँ आकर के ये मेरा खेत देख गए हैं। अब इसमें नमी बहुत रहती है, अभी मैं मिट्टी को खोदूंगा तो नमी मिलेगी। और एक शब्द आपने सुना है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या, जब इस मिट्टी में कार्बन नहीं है, तो कार्बन के अभाव में चूंकि ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो ये टेम्परेट हो जाती है। अप्रैल मई जून के महीने में सॉइल हीटअप हो जाती है, उसी को नाम है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए फिर बता दूं, सूरज ने कोई तीसरी आंख नहीं खोली है।
सूर्य यथावत है, जैसे वो हजारों करोड़ों साल पहले था वैसे ही उसकी आज भी है स्थिति। लेकिन अब हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग जैसा एक चैलेंज आ गया, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की बातें होने लगी। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत परेशानी पैदा करने वाली हैं। तो किसान भाइयों से क्या अनुरोध है कि ये सबसे पहला काम है, अपनी ज़मीन में ह्यूमस को बढ़ाएं। और ह्यूमस को बढ़ाने के लिए जितने भी प्रकार के बायोमास हैं, पशुओं के मलमूत्र हैं, बाग बगीचों की पत्तियां हैं, फसलों के अवशेष हैं और ग्रासेस हैं, वीड्स जिनको वीड्स कहते हैं, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मात्रा में अपने खेत में डालें। और फिर जो जीवाणु हमारे ज़मीन में नष्ट हो गए, चूँकि देखिए जब तक हम पेस्टिसाइड का प्रयोग करते रहेंगे तब तक हम प्राकृतिक खेती की कल्पना न करें। प्राकृतिक खेती की तरफ 2 कदम बढ़ाने का मतलब है कि पेस्टिसाइड को तो बिल्कुल डिलीट कर दो। अब पेस्टिसाइड यूज ही नहीं करूँगा। कारण कि जैसे मैंने बताया कि जैसे सॉइल रिच होगी, सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे, तो जो सॉइल बोर्न डिजीज है, भूमि जनित बीमारियां हैं, वो क्रॉप में बिल्कुल 100% नहीं आएंगे। लेकिन अभी इंसेक्ट आएगा, क्योंकि इंसेक्ट को, जैसे फंगस को कंट्रोल करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में होते हैं, जो निगेटिव पैथोजन फसलों में बीमारी फैलाते हैं, उनका कंट्रोल करने की पूरी मैकेनिज्म हमारे सॉइल में है। अगर सॉइल में पोषण, फसलों को मिलने वाले 16-17 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हैं और सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी फसल में भूमि जनित बीमारी नहीं आएगी। और अभी क्या है, फल वाले, सब्जी वाले 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक का पेस्टिसाइड खेत में फसल का बीमारी नष्ट करने की दवा डाल देते हैं। अब मैंने बोला कि सॉइल जैसे ही रिच होगी वैसे ही हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की ज़रूरत बंद होने लगेगी। और जैसे ही सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, वैसे भूमिजनित बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। अब एक प्रॉब्लम बचती है इंसेक्ट की। तो देखिए क्या है कि आज के 40-50 साल पहले हमारी फसलों में इंसेक्ट की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी जितनी आज है। हालांकि संसार में, इस धरती में, भूमंडल पर सारे प्रकार के जो 84 लाख योनियाँ वो रहेंगी। हम किसी योनि के, किसी जीव को नष्ट करने की दिमाग में न लाएं, क्योंकि इनका कंट्रोल प्रकृति खुद करती है। और जब मनुष्य ये कहता है कि नहीं, इनका कंट्रोल मैं करूँगा, तो व्यवस्था बिगड़ जाती। उदाहरण के तौर पर 60 सालों के इतिहास में केमिकल फार्मिंग के आपने मधुमक्खी को नहीं मारा, तितली को नहीं मारा, मेंढक को नहीं मारा, केंचुए को नहीं मारा, चिड़िया को नहीं मारा। लेकिन हकीकत क्या है, आप मारते रहे इल्ली को, मरती रही तितली, मारते रहे माहू को, मरती रही मधुमक्खी, मारते रहे दीमक को, मर गया केंचुआ। जिनको मैं मारना नहीं चाहता था वो मर गए, और जिनको मारता रहा वो आज भी जिंदा है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि हम किसी को नष्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते। आप परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, मनुष्य ज्ञान का अवतार है, और मनुष्य को इस प्रकृति रूपी बगिया का माली के रूप में आया है, और हमें माली का धर्म निभाना है। हमारा ये कर्तव्य है कि मैं ये सोचूं कि मेरे खेत की बायोडाइवर्सिटी, यानी मेरे खेत के ऊपर की जो प्रकृति है, जिसको हम पार्वती कहते हैं बार बार, ये शिव, ये धरती जो मेरा शिव का स्वरूप है, धरती के ऊपर फैली हुई 84 लाख योनियों की जो माया है वो पार्वती है, प्रकृति है। शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है, यानी कि आधा भाग उसका नर का है, आधा भाग उसका स्त्री का है। और शिव पार्वती, शिव पुराण में जो शिव पार्वती की शादी का जिक्र है, उसमें आपने सुना है कि शिव की बारात में कोई भी मनुष्य नहीं था। शिव की बारात में सांप था, बिच्छू था, नादिया था, घोड़ा था। ऐसे आपको उदाहरण मिलते हैं। तो मित्र, हमें अगर प्राकृतिक खेती की ओर चलना है तो इस बात को हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला सूत्र है धरती को मजबूत बनाना।
और धरती को मजबूत बनाने के लिए अगर मैंने कह दिया ये बायोमास छोड़ना है और ये खरपतवार ला के डालने हैं, बायोमास को सड़ा करके डालना है, सिर्फ इतना नहीं, आपके खेत की मेड़ मजबूत होनी चाहिए, बारिश का पानी खेत में रुकना चाहिए। देखिए क्या है, जब मैं कहता हूँ कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, तो मनुष्य का धर्म है कि धरती पानी हवा आकाश अग्नि की निरंतर पूजा करे और इनके बारे में निरंतर एक विचार रहना चाहिए कि अगर सूरज नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पेड़ नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, अगर बारिश नहीं होगी तो ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलेगा। तो बारिश होगी कैसे? बारिश होगी पेड़ों से, या तो पेड़ बारिश लाएंगे या पेड़ों की वजह से पानी बरसेगा। तो खेत की मेड़ मजबूत होनी चाहिए, खेत की मेड़ों पर नाना प्रकार के पेड़ होने चाहिए। और फिर देखिए आप, जैसे मैंने बोला कि ये जो हमारा ज़मीन है, ये जो मेरा खेत खलिहान है, अब यहाँ चिड़िया बोल रही है, हमारे खेत में तितलियाँ हैं, हमारे खेत में कई पेड़ों में मधुमक्खी के छत्ते हैं। पिछले 5-6 सालों से हमको शहद की ज़रूरत यहीं से पूरी हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है मित्र कि प्राकृतिक खेती को हल्के में न लें और ये कतई भी न सोचें कि अगर हम प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो मैं फिर बता दूं कि हम इस धरती पर अंतिम पीढ़ी के लोग नहीं हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी यहीं जीना है। तो जैसे मेरे माता पिता, मेरे दाई बाबा हमारे लिए धरती को सजाते रहे, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा दे के जाएँ। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप खेती में लालच करते करते, मतलब खेती में आमदनी ज़्यादा हो जाए, खेती में आमदनी ज़्यादा हो जाए, और सोशल मीडिया की जो मैंने पहले बात बताई, सोशलमीडिया में जाने कितनी हज़ारों पिक्चरें ऐसी मिल जाएंगी जो खूब चलती हैं और किस बात पे चलती हैं कि प्राकृतिक खेती करने से 1 करोड़ की आमदनी हो गई। ये बिल्कुल झूठ है। प्राकृतिक खेती आपकी आमदनी पहले नहीं बढ़ाएगी। प्राकृतिक खेती का सूत्र है कि पहले हम प्रकृति के वैभव को ठीक करेंगे, और प्रकृति का वैभव जैसे ही ठीक होगा, सीधी सीधी बात है, जब ये धरती माँ मेरी मजबूत होगी, धरती माँ के पास धन आएगा, धरती माँ साधन संपन्न हो जाएगी, धरती माँ बहुमूल्य हो जाएगी, तो उसकी जो उसका जो बढ़ेगा स्वास्थ्य या उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी, तो उस वैल्यू का मूल्य तो हमको मिलना ही है। लेकिन अगर धरती को लूट करके यूरिया DAP का टीका लगा के, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड डाल करके अगर मैं सोचता हूँ ज़्यादा ले लूँगा, तो इस प्रयास में आप 50 साल से लगे हैं, और 50 साल पहले देश में कोई भी किसान सुसाइड नहीं करता था। आज देश में हज़ारों की संख्या में प्रतिवर्ष किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करते हैं। तो मित्र, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा विषय, मेरा विचार समझ में आया होगा। नमस्कार।